Good morning, students. In previous classes, we have studied about the atomic radius and their types, that is covalent radius, ionic radius, metallic radius, van der Waals radius. We have also studied about the covalent radius. Today, we will discuss about the ionic radius, the effective distance from the center of the nucleus of an ion up to which it has influence on its electron cloud is called इट्स आयनिक रेडियस। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैं आपको कर्सर लेकर के एक समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि जैसे ये सोडियम ये एटम ले लिए हम लोग, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये आउटरमोस्ट एक शेल था, दूसरा शेल ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर ये आउटरमोस्ट शेल अब ये है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो होगा, एवरेज डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं जनरली, ठीक है, तो ये आपको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। बट फिर एनी एटम विल लूज वन इलेक्ट्रॉन ना, देन द पेनल्टीमेट शेल बिकम अल्टीमेट शेल। अब यहाँ पर ये शेल कंसिडर नहीं होगा, अब हम लोग ये डिस्टेंस लेंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस का नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। तो जब हम लोग आयन का एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो जहाँ तक सेंटर का इन्फ्लुएंस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस कहते हैं। द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ आयन up to which it has an influence on its electron cloud is called its ionic radius। देखिए यहाँ पर सोडियम है, इसका जैसे सोडियम का देखिएगा तो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। इसमें 3 शेल है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8 हो गया। जब 2, 8 हो गया तो नंबर ऑफ शेल कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस ही ना हो गया एटॉमिक रेडियस। पहले यहाँ न्यूक्लियस था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर रहे थे। तो ये सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, जब उस आयन में बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल भी आपका इसमें डिक्रीज करके, इस केस में स्पेशली सोडियम के केस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने से होता क्या, बहुत सारे फर्क पड़ जाएगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो सेल का साइज छोटा हो गया। साथ ही साथ नंबर ऑफ शेल उसमें घट गया, खासकर सोडियम का केस में घट गया, तो क्या हो गया, साइज छोटा हो गया। इसीलिए कटायनिक रेडियस का साइज जो होता है करस्पॉन्डिंग एटम से हमेशा छोटा होता है। When an electron loses, when an atom loses an electron, it is converted into the cation. Cationic radius is always less than the atomic radius because after losing one electron, number of electron reduces, but the number of proton remains same, due to which the effective nuclear charge is affected and it is increases. Hence, electrons are pulled toward the nucleus and atomic radius decreases. Moreover, after losing all the electron from the outermost shell, penultimate shell becomes ultimate shell, which is near to the nucleus, and there will be more and more force of attraction, consequently size decreases। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से होगा क्या, कि इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये वैल्यू घटने से ये जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा तो कटायन का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से कटायन का साइज जो होता है छोटा होता है। क्यों होता है तो मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आइए अनायनिक रेडियस देखते हैं। अनायनिक रेडियस फॉर्म कैसे होता है, जैसे कोई शेल ले लीजिए, कोई एटम ले लीजिए, ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। सपोज कि आप क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है, क्लोरीन में ये 2 हो गया, इसमें 8 हो गया, और इसमें 7 हो गया, यही ना है। अब इसमें कीजिए क्या कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दिए, अनायन में बदल गया, Cl माइनस हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 8 और 8 हो गया। नंबर ऑफ शेल्स आर रिमेन सेम,
बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर असर पड़ जाएगा। और कौन सा ऐसा फैक्टर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, उस पर रिपल्सिव फोर्स भी लगने लगेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट होने लगेगा ना, जिसके वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लगे और अट्रैक्टिव फोर्सेज घट जाए, क्यों घट रहा है, यही ना है आपका जेड इफेक्टिव, Z effective is directly proportional to P by E। जब E बढ़ जाएगा तो Z इफेक्टिव घट जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों घटेगा, क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, प्रोटॉन का नंबर तो आपका सेम है, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको ऐड किया उसके के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से एक्सपेंड कर जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एटम है हाइड्रोजन, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो देखिए पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, ठीक है, तो ये अनायन का फॉर्मेशन हो गया। पहले से नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 था, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितना, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था, 1 था, चार्जेज इस पर 0 था क्योंकि प्लस माइनस दोनों इक्वल हो गया था, ठीक है, नोटेशन इसका H हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, चार्जेज कितना हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है प्लस चार्ज 1 है, 2 माइनस आ गया तो 1 माइनस हो गया, इसीलिए H माइनस इसका नोटेशन हो गया, ठीक है। और अगर यही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो देखिए इसका जितना बाउंड्री था क्लाउड वाला सब गायब हो गया, सिर्फ ये बच गया, साइज घट जाएगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, चार्जेज +1 हो गया, सिंबल H प्लस यानी कि कैटायन कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, अनायन कहेंगे। तो ऐड करने से देखिए इसका सरफेस बढ़ जा रहा है, ठीक है, क्यों सरफेस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका घट जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपेंड कर जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सबसे पहले आप तो जानिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या, दोज स्पीशीज, दोज मोलिकुलर ग्रुप विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे आप ले लीजिए ऑक्सीजन, तो वो अगर इसको हम O-2 कर दें तो एटॉमिक नंबर पहले 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, N कर दीजिए, N-3 एटॉमिक नंबर 3 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 7 था, 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो 10 हो गया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहला जाएगा, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में चूंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम होगा। तो देखो ये न्यूट्रल के केस में है, ठीक है, ये तुम्हारा कटायनिक रेडियस है, ये अनायनिक रेडियस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके निकाल देंगे। जैसे देखो यहाँ पर ले लिए हम Mn+2 और दूसरा ले लीजिए आप Mn+7, Mn+7, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो रिमेन सेम हो गया, यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक दो डिफरेंट में देखेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, अगर हम लोग इस तरह का कंडीशन आ जाए तो वैसे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, सेम एटॉमिक नंबर वाला हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, मतलब कि Mn+7 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसका रेडियस छोटा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, और इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, तो उसमें हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे, जैसे इसका एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो आपका 8 का एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ये आपको ऑर्डर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल कहते किसको हैं, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेटल के एटम जो होते हैं क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, गैस की तरह नहीं होते, क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ये भी कई एक तरह के मेटल के क्रिस्टल होते हैं, जैसे 12th में पढ़ना है आपको सिंपल क्यूबिक, ठीक है, इसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है,
इंड सेंटर्ड क्यूबिक इस तरह का पढ़ना है, तो कोई हम दो एटम कांटेक्ट वाले ले लिए, तो दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखिए आपका ये हो गया, ठीक है। इसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस निकाल दिए, यही एक आर हो गया, इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस यानी मेटालिक रेडियस कहेंगे, ये दूसरा मेटालिक रेडियस होगा। उसी तरह से इसमें हो गया, दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस निकाल दीजिए। सपोज कि हाफ ऑफ डिस्टेंस आपका यहाँ आ रहा है, तो एक एटॉमिक रेडियस ये हो गया, दूसरा एटॉमिक रेडियस है, यही दोनों टू आर के बराबर हो गया, ठीक है। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट metallic atoms in crystalline lattice structure is called its metallic radius. There is no overlapping at atomic orbital. जब इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं है, जबकि आप कोवैलेंट रेडियस में देखे थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कोवैलेंट रेडियस छोटा होगा और मेटालिक रेडियस आपका बड़ा होगा। आइए वंडर वाल रेडियस देखते हैं। जैसे कोई आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, जैसे आप ले लीजिए इनर्ट गैसेज के केस में, या दो हाइड्रोजन ले लीजिए, एक क्लोरीन ले लिए और दूसरा क्लोरीन ले लिए, दोनों पर दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो चार्ज, इस पर भी जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वंडर वाल फोर्सेज लगते हैं, ठीक है। एक का न्यूक्लियस है ये देखिए, और ये दूसरा न्यूक्लियस है, दोनों ओवरलैप किए हुए हैं, इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस हो गया, ये दोनों ओवरलैप किए हुए हैं, ठीक है। तो कहता है कि दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ दीजिए और इसका हाफ डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो ये जो हाफ डिस्टेंस आ रहा है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, इसी को हम लोग वंडर वाल फोर्सेज कहते हैं। द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एडजेसेंट एटम belonging to two neighboring molecule of the same substances in the solid state is called the van der Waals radius of the atom. एक चीज याद रखेंगे, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, सेम सब्सटेंसेज का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि Cl2 ले लिए तो दूसरा आर्गन में देखने लगे, नहीं, दो डिफरेंट Cl2 मॉलिक्यूल्स रहेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स आपका सेम रहेगा, ठीक है। और दोनों के बीच में जैसे देखिए एक Cl ये है, दूसरा Cl ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ये निकाल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर कर दिए और हाफ ऑफ द डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिए। तो ये जो आपका हाफ ऑफ द डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, इसी को वंडर वाल रेडियस कहेंगे। और दूसरा हाफ ये है कि ये दूसरा वंडर वाल रेडियस हो गया। उसी तरह से आपका, हाँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कोवैलेंट रेडियस कहलाता है। इसका हाफ कर दे तो पूरा तो डायमीटर हो जाएगा, हाफ जो होगा आपका कोवैलेंट रेडियस कहला जाएगा। आइए, तो सबसे ज़्यादा दूरी जो था वंडर वाल रेडियस में था, तो सबसे बड़ा वंडर वाल रेडियस हो गया, इसके बाद मेटालिक रेडियस हो गया, और इसके बाद कोवैलेंट रेडियस हो गया। वंडर वाल रेडियस जो होता है ऑलमोस्ट 2 times टू दैट ऑफ कोवैलेंट रेडियस का होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। अब आइए एटॉमिक साइज को कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इन पीरियड। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल्स आर रिमेन सेम, बट electrons are added to each, effective nuclear charge increases, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने लगेगा, और जिसके वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज करने लगेगा। तो यही हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाने लगते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्रोटॉन भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो ठीक है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स पर असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम है। तो जब से सब सेम है तो एटॉमिक रेडियस ये बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घट जाएगा। यही ना है आपका P/E रेशियो। तो इस केस में जो होता है P/E रेशियो कांस्टेंट होता है। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट P/E रेशियो इज कांस्टेंट, बट effective nuclear charge increases. Why so? Why effective nuclear charge increases? Due to increase in number of electrons, but the number of shells are remain same. That is why on moving from left to right in period, its atomic radius decreases. ना, while in the case of group, ठीक है, तो ग्रुप के केस में मैं समझा दूं। जैसे हम लोग ले लिए लिथियम, इसके बाद ले लीजिए सोडियम, इसके बाद ले लीजिए पोटासियम, हलीना का रूबी से फ्रेंड, हाइड्रोजन भी ले ही लीजिए ना, का रूबी से फ्रेंड, ये हो गया आपका रूबी, ये हो गया सीजियम, ये हो गया आपका फ्रांसियम ना। हलीना का रूबी से फ्रेंड ये रेडियो एक्टिव है, इसमें एक शेल होता है, इसमें 2 और 1 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 2 शेल हो गया। देखिए इतना डिस्टेंस हो गया, इसका एटॉमिक रेडियस इतना, इसमें नंबर ऑफ शेल जो है वो आपका 3 हो गया,
ठीक है, इतना डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स है वो आपका कितना हो गया, 400, चार शेल्स हो गया। उसी तरह से इसमें कितना शेल हो गया आपका, 5 शेल हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस देख लीजिए। इसी तरह से सीजीएम में 6 हो जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, डिस्टेंस ये हो गया। as we move from top to bottom in group, number of main cells increases, due to increase in number of main cells atomic radius increases। आइए हम लोग कुछ देखते हैं। इन एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में है। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियड का है आपका। ठीक है, तो इसका देखिए एटॉमिक रेडियस ज्यादा था, जैसे ही हम लोग राइट साइड मूव किए घट गया, फिर घट गया, मतलब एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। ठीक है, क्या होता है आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। व्हाई सो, ड्यू टू डिक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करने की वजह से हो रहा है। ऐसा करने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, जिसके चलते श्रिंक करता चला जाएगा, साइज छोटा होता चला जाएगा। एटॉमिक रेडियस इस ग्रुप में जैसा कि मैं बताया टॉप से बॉटम आने पर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ मेन शेल इंक्रीज करता चला जाता है। जैसे दो ग्रुप में देख लीजिए, एक अल्कली मेटल में देख लीजिए लिथियम। लिथियम से जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। पोटासियम के देखिए, इसका 186 है, इसका 231 हो गया। रुबिडियम 244 हो गया, सीजियम 262 हो गया। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, उसका भी और ऊपर की तरफ जाएगा। हाइड्रोजन फैमिली में देखिए, फ्लोरीन का 72 पिकोमीटर, अब इसका हो गया 99, इसका हो गया 114, 133। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन शेल। ठीक है, आइए अब हम लोग का लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, जैसे डी सबशेल जो होता है उसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए तो डी सबशेल में जाए तो डी ब्लॉक हो गया। एस में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन करता है तो एस ब्लॉक हो गया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर करता है तो पी ब्लॉक हो गया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में इंटर करता है तो एफ ब्लॉक हो गया। लेंथेनाइड में आपका एफ ब्लॉक में आता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ सबशेल में इंटर करने लगता है। उसमें भी कौन सा एन एफ, एन माइनस 2 एफ सबशेल में इंटर करने लगता है। whose shape is not determined, still not determined, it is said to be diffused, which does not screen the nucleus, therefore screening effect decreases. Consequently, there will be increase in effective nuclear charge as the number of electron increases, and electrons are added to n minus 2 f subshell, in which case there is no screening effect, it does not screen the nucleus completely. Therefore, the force of attraction between electron and proton increases, effective nuclear charge increases, consequently shrink and atomic size decreases. This is known as a lanthanide contraction. अब देखिए थर्ड बी में स्कैंडियम से टर्बियम से लैंथेनम तक इंक्रीज किया है, लेकिन फोर्थ बी में आइएगा टिटेनियम के पास इंक्रीज किया है। जिरकोनियम और हैफनियम का ऑलमोस्ट दोनों का क्या है, सेम है। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इन कर जाता है n माइनस 2 एफ सबशेल में, जिसके चलते लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइज थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, जिसके चलते नंबर ऑफ शेल बढ़ने का असर खत्म हो जाएगा। जिरकोनियम और हैफनियम का साइज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसा कि पिछले स्लाइड में ही आपको मैं बता दिया, अगर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दिया हुआ हो सेम एलिमेंट का, तो वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जैसे कि आप ले लीजिए कौन सा, ये ले लीजिए Mn वाला एग्जाम्पल मैं दिया था आपको, Mn प्लस 2 Mn प्लस 7। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका Mn प्लस 7 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, Mn प्लस 2 का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये है क्या, सबसे पहले ये जानिए। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते किसको है, तो जैसे देखो कोई सॉलिड एटम है, तो ये एलिमेंट है, तो उसमें से एक एटम को निकालना है, तो एक एटम निकालना आसान नहीं है, बहुत सारे एटम उससे जुड़े हुए होते हैं। तब हम लोग सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में ले आएंगे, और गैसियस स्टेट में अगर किसी सॉलिड को गैस में बदलते हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी लगेगा हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगा, या सब्लिमेशन एनर्जी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। तो प्रोसेस सब्लिमेशन हो गया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी कंज्यूम होगा इसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो गैसियस एटम ले लिया, और उस गैसियस एटम से
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लग रहा है यहाँ पर E1 हम दिखलाए हैं, इसी एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट कहलाएगा, या IP1 फर्स्ट, या IP1 IP1 कहलाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है, IE भी कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी लेता है ना, एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सिमिलरली अगर हम लोग इस आयन से ना जो कटायन बन गया, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो निकालने में जो एनर्जी कंज्यूम होगा ना, तो डबल कटायन, ये बाइवैलेंट कटायन बन जाएगा इसमें। तो एनर्जी निकालने में जो इससे एक और इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ, इसी एनर्जी को हम लोग IP2 कह देंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए IP3 कह देंगे। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है और ऊपर से नीचे IP का वैल्यू जनरली इंक्रीज करता है, नॉट ऑलवेज। ये आप देख रहे हैं ग्राफ ना, वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी विथ एटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट्स Z बराबर 1 to 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम का बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। फिर आपका अचानक लिथियम के पास घट गया, साइज बड़ा होता है। ठीक है, फिर देखिए बेरिलियम के पास घट गया, फिर बोरॉन का, बेरिलियम का घट बढ़ा है, फिर बोरॉन का घटा है, फिर देखिए ना चेंज हो रहा है, फिर नियोन का पास चेंज हो गया, फिर सोडियम का घट गया। इस तरह से मतलब IP का वैल्यू जो होता है वो आपको वेरिएबल होता है। लेकिन एक चीज देख रहे हैं, जितना भी इनर्ट गैसेज हैं सब का वैल्यू हाई है। ठीक है, किस चीज में? पॉजिटिव में है। IP आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपका क्या है? हाई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका डुएट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जो जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो, दीज आर मोर स्टेबल। The removal of electron from half filled and filled orbital is very difficult, therefore it requires more and more energy. That is why their ionization potential, ionization enthalpy is high. ठीक है, अल्कली मेटल देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, जिसके रेडियस भी इनका बड़ा होता है। ठीक है, पीरियड में, उस पीरियड में, यही वजह है कि इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। और ऊपर जैसे जैसे बढ़े हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो रहा है? घटता चला गया है। अब आ जाइए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल एज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, और दूसरा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड में कंपेयर कराया गया है। तो देखिए लिथियम से सोडियम पर गए, IP घट गया, फिर पोटासियम पर गए और घट गया, रुबिडियम का भी घट गया, सीजियम ऊपर से नीचे आने पर ना हर जगह घट रहा है। ये और बात है कि कहीं पर ज्यादा घट रहा है, कहीं पर ज्यादा कम घट रहा है, लेकिन ऊपर से आने पर IP का वैल्यू घट रहा है। क्यों घट रहा है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है? नंबर ऑफ मेन शेल बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से न्यूक्लियस और मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन यूजली बॉन्डेड हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम होगा। क्यों कम होगा? डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देंगे, इसीलिए आपको उसमें एनर्जी कम लगेगा, इसलिए IP का वैल्यू इसमें कम है। लेकिन सेकेंड पीरियड में जरा आकर के देखिए, लिथियम का कम है लेकिन बेरिलियम का ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसके बाद बोरोन का घटा है, कार्बन का फिर बढ़ गया है, नाइट्रोजन का और बढ़ गया है, ऑक्सीजन का कम गया है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसका IP ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से ना, लेकिन नाइट्रोजन का ही ज्यादा है। फ्लोरीन का है, नियोन में और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और बढ़ा है तो बहुत ज्यादा बढ़ा, 1681 का 2080, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है आपको कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, और पेनेट्रेटिंग पावर उस पर डिपेंड करता है। आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला हो गया एटॉमिक रेडियस एंड IP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। ठीक है, तो उसमें क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है, कंसिक्वेंटली IP डिक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा आपका? कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा।
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगने का मतलब है कि उसमें में से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए ऐसे क्या कहा जाता है, स्पीशीज का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो आप जानते हैं, होंडसिबल में पढ़ा चुका हूँ मैं कि फुल फील्ड ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तब हाफ फील्ड स्टेबल होता है, तब पार्शियली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो वैसे ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड हो, जैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ फील्ड 3 हो गया। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका हाफ फील्ड 5 हो गया। और फ्लोरीन में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ फील्ड इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर हाफ फील्ड हो जाए, इसको हाफ फील्ड कहेंगे। वहीं आपका ये फुल फील्ड है, B6, D10 और F14। तो सबसे ज़्यादा IP इसका होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, तब इनका IP होगा, और पार्शियली फील्ड का कम होगा। हाफ फील्ड और full filled orbitals are more stable than other, so it requires more energy to remove the electron, that is why their IP is high। अब आ जाइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1। नाइट्रोजन का होना चाहिए था कम, लेकिन नाइट्रोजन का ही ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, 1s2 2s2 2p3 है। हाफ फील्ड का केस है, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका फर्स्ट IP ज्यादा हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन यहाँ पार्शियली फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो that is why due to presence of half filled orbital in nitrogen, removal of electron is not easy, therefore it requires more energy to remove the electron, that is why first ionization enthalpy or ionization potential of nitrogen is greater than that of the oxygen। But for the second IP, if we have to remove second electron from nitrogen, that means it comes under partially filled, and the electronic configuration of oxygen becomes half filled ना। तो हाफ फील्ड, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में ऑक्सीजन हाफ फील्ड की तरह बिहेव कर रहा हो गया, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब हो गया कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन यानी सेकेंड IP of oxygen is greater than that of the nitrogen। Next factor is penetration power of the subshell। What is penetrating power? So the force of attraction acting between the electron of subshell and the nucleus is known as penetrating power। Order of attraction of subshell towards nucleus is penetrating power, and it is greater for S, then P, then for D, and least for F। Because S subshell is nearest to the nucleus, this separating distance is less, that is why there will be more and more stronger force of attraction, and if electrons are present in S subshell, it requires more energy to remove the electron, that is why its penetrating power being too high, penetrating power, its ionization potential will be very high। S subshell is more closer to the nucleus, so the more energy will be required to remove electron from S subshell as comparison of PD and F subshell। तो फर्स्ट IP जो होगा आपका बेरिलियम का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर S सबशेल है, जबकि बोरोन का 2p सबशेल है। 2p बाद में आता है, हाफ फील्ड पहले आता है, फुल फील्ड है बल्कि, या S सबशेल भी है यहाँ पर, तो इसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है, लेकिन इसमें 2 ही शेल है, इसमें आपका 2 शेल जरूर है, लेकिन 2p भी आ गई है, बाद में आ गया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। यहाँ से हाफ फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट IP बेरिलियम का ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, बेरिलियम यहाँ हाफ फील्ड हो गया और यहाँ फुल फील्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फील्ड होने की वजह से इसमें से एनर्जी ज्यादा लगेगा बोरोन प्लस से, इसीलिए बोरोन का सेकेंड IP जो होता है बेरिलियम से ज्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर है IP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग कांस्टेंट। तो हायर ऑर्बिट में होता क्या है कि ऊपर से नीचे जब आप आइएगा तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो प्योर होने लगता है। क्यों प्योर होने लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन D एंड F सबशेल में जाने लगेगा, तो स्क्रीन नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, ठीक है, साइज क्या होगा, छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये जान जाइएगा। तो जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाए तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ बढ़ जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, इसे केमिस्ट्री में कोई चीज एक्सेप्शन होता नहीं है, अगर हो भी गया तो इसका कुछ रीजनिंग होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं साइज ऑफ गैलियम जो होता है, यही ना है, बैगन, आलू, गोभी इन थैला, ठीक है ना था आपका,
तो ऊपर से नीचे आने पर जनरली एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का साइज जो होता है वही ज़्यादा होता है गैलियम के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों होता है? तो गैलियम आपका जिंक के बाद आता है। Electrons enters in F subshell which does not screen the nucleus, that is why effective nuclear charge increases, which will interact, which will attract more and more electron from the nucleus, therefore it will shrink, that is why the size of gallium is smaller, decrease कर जाता है। और जब गैलियम का साइज डिक्रीज कर जाएगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल गैलियम का ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ 5d एंड 4d ऑर्बिटल, 4d का IP ये क्या कहा जाता है? 4d के केस में न्यूक्लियस के ये नज़दीक ज़्यादा होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या कहा जाता है? आपको उल्टा बुला रहा है जी यहाँ पर। 5d और 4d के केस में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसके चलते 5d का IP आपका ज़्यादा होगा और 4d का IP कम हो जाता है। गैलियम एंड इंडियम follows after d block element, follow after d block element, helium after d and f block element, since d and f electrons have poor shielding effect as compared to s and p electrons. As a result, ionization potential of gallium is higher than that of aluminium ना। तो 5d और 4d में जहाँ आप देखिएगा कि 5d का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है।